18.5 वर्ष की उम्र में मुझे उस अपराध में शामिल किया गया जिसमें मेरा दूर दूर तक लेकर समाज ने मुझे ताने भी मारे कि अब तो गैंगस्टर बनेगा, अब तो अपराधी। मैं कितनी होली दिवाली मेरी ऐसी रही कि मैं गाँव नहीं जा पाया। उन्हीं दोस्तों के बीच में मेरी होली दिवाली बनी और अपनी जिंदगी में किसी एक थप्पड़ नहीं मारा। आप कागज में देखो तो मेरे पे सिपाही हत्याकांड का हो गया। अनाथ हूँ, मैं गुजरा हुआ हालात हूँ और मैं कहूँगा एक दिन मैं भी अपनी खुशबू से क्योंकि मैं खिलता हुआ गुलाब। एक लड़का है बागपत के किठल गांव का, अमित चौधरी। इनकी कहानी बिल्कुल फिल्मी है। जब युवावस्था में थे ये 18.5 साल की उम्र कुछ नहीं होती। बच्चों के सपने बुनने की उम्र होती है, सपने देखते हैं, वो अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उस उम्र में इनको जेल जाना पड़ा और 2.5 साल जेल में रहने के बाद इन्होंने संघर्ष किया। वहां पे जेल में बहुत कुछ झेला। उसके बाद जेल से निकलते इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और वकालत की, LLM किया। उसके बाद अपना केस खुद लड़ा और उसमें कामयाबी मिली। इस लड़के की कहानी हम आपको बताते हैं। आज इनकी उम्र 30 साल है। मामले को 12 साल बीत गया है। उसके बाद आज इनको कामयाबी मिली है। अभी इनकी वकालत चल रही है मेरठ में और मुजफ्फरनगर में ये पूरा मामला हुआ। जो ये पूरा प्रकरण था जहां पे इन्होंने अपना केस लड़ा वो मुजफ्फरनगर में था। हम इनसे जानेंगे। अमित जी, क्या मामला था, कैसे हुआ ये सब, आपने कैसे इसमें कामयाबी पाई, सब हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले आपको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया यहाँ पे। 12 अक्टूबर 2011 का दिन ऐसा था जब मेरी उम्र लगभग 18.5 वर्ष थी और उस उम्र में वो दिन ऐसा रहा कि उसने मेरी हंसी और मासूमियत दोनों छीन ली थी। जो उस 18.5 वर्ष की उम्र में जब लोग अपना सपने बुनते हैं, अपने करियर की राह चुनते हैं, तो तब उस उम्र में मेरे सामने बहुत बड़ा संघर्ष लिखा गया था। मैं सेना में जाने की लगभग मेरी सभी फाइनल तैयारी हो चुकी थी। एनसीसी में मैंने सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। कुछ ही समय पश्चात सहारनपुर में भर्ती होने वाली थी, लेकिन 12 अक्टूबर का दिन ऐसा दिन आया कि वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे दर्दनाक रात बनी थी और मेरे सारे सपने टूट गए। मैं शामली में एक गाँव है कैल शिकारपुर, वहाँ पर मेरी बहन है, वहाँ पर गया हुआ था। उन दिनों वहाँ पे एक लाख का नामी बदमाश सुर्खियों में था, सुमित कैल। उसने 2 पुलिसकर्मियों पर हमला करके उनकी राइफलें लूट ली थी। शासन इस तरह से इस केस में बहुत प्रेशर था। काफ़ी लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई, लेकिन कुछ ही लोग थे जिन्होंने घटना की थी, जिनमें से सुमित कैल का पुलिस ने एनकाउंटर किया, एक को आजीवन कारावास की सजा हुई और एक की कैंसर से मृत्यु हुई। और इस मुकदमे में 17 लोग मुलजिम बनाए गए थे, जिसमें एक दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के सिपाही भी थे, संजय जी। वे घटना वाले दिन ऑन ड्यूटी थे, लेकिन 12 साल मेरे साथ साथ संजय जी ने इस केस में सफर किया। तो आप जो है ये कौन सा प्रकरण था? ये एक हमें जहां तक जानकारी है सिपाही हत्याकांड था, उस मामले में आपको उठाया गया था। ये सिपाही हत्याकांड था। सुमित कैल ने राइफलें लूटी थी। थाना भवन की मस्तगढ़ पुलिया की घटना है। रात्रि FIR के मुताबिक 7-7:15 बजे की घटना है। सुमित कैल ने अपने गैंग के साथ मिलकर, सुमित कैल की वहाँ पे गाँव में गैंगवार थी, आपस में रंजिश थी, तो उसने हथियार लूटने के उद्देश्य से उन पुलिसकर्मियों पर हमला किया था और जिसमें से हमारे एक पुलिसकर्मी की जान भी चली गई थी, लेकिन काफ़ी उपचार के बाद जान भी बची थी पुलिसकर्मी की। तो पूरी घटना ये थी और इस घटना में वो गाँव बहुत ही छोटा गाँव है और ये मुकदमा लगभग कोई परिवार उनमें बचा होगा जिस पर ये मुकदमा ना रहा। तो इसमें मेरी तो बहन थी वहाँ पे, मुझे भी एक अपनी रिश्तेदारी होने का खामियाजा भुगतना पड़ा कि 18.5 वर्ष की उम्र में मुझे उस अपराध में शामिल किया गया जिसमें मेरा दूर दूर तक लेना नहीं था कोई। लेकिन जब बाहर आया, असली संघर्ष शुरू हुआ, तो समाज ने मुझे ताने भी मारे कि अब तो गैंगस्टर बनेगा, अब तो अपराधी बनेगा। मन में एक संकल्प था, एक जज्बा था। मैं अपना आइडल गांधी जी को मानता हूँ। उसी थ्योरी पे मैंने काम किया कि लोग कुछ भी कहे, मुझे सही रास्ते पर जाना है। और जब मैं 2 ही महीने जेल से आया तो गाँव में रह पाया। उसके बाद लोग मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछते थे, किसी चीज़ शिक्षा के बारे में पूछते थे, बस मुझे वो एहसास कराते थे कि जेल से कब आया। तो मैंने उसके बाद अपना गांव ही छोड़ दिया। मैंने गुड़गांव में अजय चौधरी बार के अध्यक्ष है, वहाँ पे उनके पास 3000 रुपये प्रति माह की नौकरी की। मेरे पिता छोटे से किसान है, बागपत में किरठल मेरा गाँव है। और फिर 3000 रुपये में जब मेरा काम नहीं वहाँ पे चल पाता था, तो वहाँ पे गुड़गांव गाँव में एक बाजार पड़ता है, तो मैंने वहाँ पे कैलेंडर भी बेचे। बहुत दर्दनाक मोड़ से होकर मेरी जिंदगी गुजरी, लेकिन इस बीच में मैंने कभी हार नहीं मानी। कुछ एक समय ऐसा भी रहा कि मुझे खाना भी नहीं मिला 8 महीने तक। मैं अखबार में देखता था कि खाना कहाँ मिलेगा, लाइन में लग के खाना खाता था। 8-10 महीने तक ऐसी बहुत दर्दनाक स्थिति रही। उसके बाद मेरठ आया और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से मैंने LLB की पढ़ाई की। वहीं से मेरी LLM भी हुई और मैंने LLM उसी टॉपिक पे किया जहाँ मेरे सपने टूटे थे। मैंने LLM में रिसर्च की जो भारत में कैदियों के अधिकार एवं कारागार व्यवस्था में विश्लेषणात्मक अध्ययन। लेकिन कभी भी आर्थिक तंगी झेली,
भुखमरी जगी, कभी भी मन में ये ख्याल बिल्कुल नहीं आया कि मैं सुसाइड करूं या मैं गलत रास्ते पर जाऊं। बस यही था कि जो दाग मेरे लगा है उसमें मिटाऊंगा अपने ऊपर। और मैंने खुद अपने केस में 2018 तक मेरा केस धीमी रफ्तार से चला। उसके बाद मैंने AIB का एग्जाम किया और एक एडवोकेट के रूप में अपने केस में प्रतिनिधित्व किया। और जो एक सूझबूझ तरीके से जो एक एडवोकेट को सारे जतन करने चाहिए वो मैंने अपने केस में की, जो मुझे करनी चाहिए। आपने अपने संघर्ष की कहानी बताई। फौज में जाने की इच्छा थी आपकी, उसके बाद आपको पुलिस के चक्कर लगाने पड़े, थानों के चक्कर लगाने पड़े, कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। अब तो आप खैर खुद वकील हैं और अपना केस आपने खुद लड़ा। तो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि कौन कौन सी धाराएं आपके ऊपर लगी थी। देखो, मेरी उम्र के मुताबिक जो मेरे पे धारा थी उसका आप प्रेशर समझ सकते हो। 120 396 IPC की सबसे हार्ड धारा है, इसमें डकैती विद मर्डर है और डकैती विद मर्डर में आजीवन कारावास प्लस फांसी की सजा का प्रावधान है। तो जिस व्यक्ति के ऊपर उसकी उम्र इतनी कम हो और जब मुसीबत आती है तो कुछ अपने पराये साथ भी छोड़ जाते हैं, कुछ लोग हाथ छोड़ते हैं तो कुछ लोग हाथ थामते भी। फांसी का सेक्शन हो तो मेरे ऊपर क्या प्रेशर नहीं रहा होगा। सब कुछ मेहनत करने वाला मैं ही था। मेरी जिंदगी एक दिहाड़ी मजदूर की तरह 12 साल बीती। मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं मेरठ में जिसने मुझे तारीख पर जाने के लिए 500 का नोट न दिया हो। तो बहुत लोगों ने मेरी मदद भी करी। उस बीच में कितनी होली दिवाली मेरी ऐसी रही कि मैं गाँव नहीं जा पाया। उन्हीं दोस्तों के बीच में मेरी होली दिवाली बनी। और अब भावुक हो गए आपने ये लड़ाई लड़ी। बहुत कम ही लोग होते हैं जो इस तरह से उनके अंदर जुनून होता है, जज्बा होता है और कामयाबी मिलती है। खुद आपने लड़ाई लड़ी। आपके मन में कैसे आया कि आप खुद वकालत करें और अपनी लड़ाई खुद लड़ें। जब मैं जेल गया तो शुरुआत में वे ऊंची ऊंची दीवारें दिखी तो शुरुआत में यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या हुआ। मैंने तो देश की सेवा का एक भावना थी मन में। फिर वे दीवारें मुझे छोटी नजर इसलिए आने लगी क्योंकि मैं अपना जीवन एक नाउम्मीद जिंदगी में वहां बितानी शुरू कर दी थी। ईश्वर का आशीर्वाद मिला, लोगों का आशीर्वाद मिला, किसी जैसे तैसे करके मैं बाहर आया था। बाहर में उसी रास्ते पर दौड़ा जो मेरा रास्ता शिक्षा का दौड़ा था। मैंने अपना आपको एक साबित भी करके दिखाना। जो हमारे समाज की विडंबना क्या है कि वे न्यायालय के फैसले का इंतजार नहीं करते, उसे पहले ही अपराधी बना देते हैं कि अपराधी है। तो 12 साल जो दाग मैंने झेला मैंने उसे कलम से मिटाया। बंदूक चलाने का फैसला नहीं लिया मैंने, कलम चलाई तो वो एक इतिहास लिखा गया कि और मुझे इस बात की जिद भी थी कि अपना आपको साबित करना मैं गलत नहीं हूँ। समय 12 साल बेशक लगे, मेरे 12 साल नहीं आने के, लेकिन मैंने अपना आपको अपना जो कलंक मिटा वो मैंने कलम से मिटा। मैं इस कलम के साथ गया। मेरी पर्सनैलिटी पर सूट नहीं करता था। मैंने अपनी जिंदगी में किसी के एक थप्पड़ नहीं मारा। आप कागज में देखो तो मेरे पे सिपाही हत्याकांड का आरोप था। और बहुत से लोगों को तो मेरे इस पहलू की जानकारी नहीं थी। तो जैसे ये जानकारी बाहर आई तो बहुत लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि अमित की नेचर कैसी है। वे जानते हैं मुझे कि मैं और मदद भी करता हूँ लोगों की, मैं इसलिए करता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी बहुत मदद का भाव देखा। कुछ लोग मुझे जीवन में ऐसे मिले जिन्होंने मुझे बहुत अपनापन फील कराया। एक टाइम वो भी था कि जब मैं मेरठ में संघर्ष कर रहा था, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के समस्त प्रोफेसर कर्मचारियों को मुझे आशीर्वाद मिला। जब मुझे परिवार की भी 18.5 वर्ष की उम्र में मेरा परिवार छोटा, सब छोटा, तो मैंने खुद के एक कोर्स लिखे थे। जब अकेलापन फील होता था उसके बाद तो मुझे कुछ परिवार मिले जिन्होंने मुझे अपने सदस्य बना खूब आशीर्वाद दिया कि मैं अनाथ हूँ, मैं गुजरा हुआ हालात हूँ और महकूंगा एक दिन मैं भी अपनी खुशबू से, क्योंकि मैं खिलता हुआ गुलाब हूँ। और उसी संकल्प के साथ मैं दौड़ता रहा। मुझे महकने का मौका माननीय न्यायालय ने दिया। आज आप महक रहे हैं अपनी इस कामयाबी के जरिए। इस दौरान जो पूरा ये 12 साल का वक्त था, इसमें आपके घर परिवार वालों के ऊपर क्या बीती, कैसा रहा उनका सफर आपके साथ। मेरे साथ साथ परिवार ने भी सफर किया। मेरे पिता बहुत बुजुर्ग हो रहे हैं, माँ भी बहुत बुजुर्ग हो रही है और उन्होंने इंतजार किया कि पता नहीं कब इस चीज से छुटकारा मिलेगा और कब हमारा परिवार इस दाग के साथ जिया। समाज में जब एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जब बात बिगड़ जाए तो क्या क्या कहती है दुनिया, जब बात बन जाए तो क्या क्या नहीं कहते। तो उन्हें भी बहुत कुछ काम है परिवार को भी। तो ये मेरे मन में भी एक इच्छा थी कि माता पिता के जीते जीते उन्हें अपना एक कलंक मिटाना, जो मुझे इस चीज की जिद थी। जब आर्मी में जाने का सपना सोचा था, लेकिन जब आर्मी में जाने का मेरा सपना था तो मेरा मन भी इतना कमजोर नहीं था कि आर्मी में जो जाता है उसका तन और मन कमजोर नहीं होता। तो एक आर्मी के जवान की तरह मैंने इस मुकदमे को फेस किया। इन 12 साल में कभी मैं अपने पिता को कोर्ट में लेकर नहीं गया, कभी अपने भाई को कोर्ट में लेकर गया, सब कुछ अकेला खुद गया उस कोर्ट में। इस दौरान समाज ने बहुत ताने दिए आपको, बहुत कुछ सुनने को मिला। अब क्या रुख है केस जीतने के बाद, समाज का अब क्या रुख है आपके? जब
मेरी परिस्थिति बदली, लोगों की राय भी बदली। अब वे मुझे मिसाल के तौर पर अपने बच्चों को उदाहरण देगी कि आप भी मेहनत करो, इस लड़के के साथ इतना सब कुछ हुआ, अपना आपको तब भी कामयाब होना है, आप आज भी उसी स्थिति में हो जिस स्थिति में आप पहले थे। तो जब मेरी परिस्थिति बदली तो लोगों की राय भी बदली। जो मेरी निंदा करते थे आज वे मेरे से कानूनी रूप से सलाह लेते हैं। अब आपसे वो सलाह लेते हैं, तो आप उनको सलाह देते हैं और आगे क्या आपकी आने वाले समय में आप क्या करना चाहते हैं, क्या आप देखते हैं अपने आप को कहाँ पे? पैसा अगर मुझे कमाना हो तो मैं किसी भी चीज़ में कमा सकता हूँ। वकालत का पेशा मैंने इसलिए चुना तो मैंने अपनी पीड़ा के साथ साथ और लोगों की पीड़ा भी देखी थी। अब मुझे लोगों की आवाज़ बनना और अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल तू जी जमाने के लिए। मेरी तो जिंदगी ना उम्मीद थी जिसमें मैं कभी कोई सपना बुनता था, बस एक आस, जिंदगी आस और काश में बीती कि काश मेरे साथ ऐसा ना होता, क्यों मेरी किस्मत ऐसी हुई। तो अब मैं अपने लिए नहीं जीना, मुझे तो समाज के लिए जीना और अच्छा ही करना, उनकी आवाज़ बढ़ना और निसहाय लोगों की हमेशा मदद करनी। आपको जानकारी भी होगी, मैंने अपनी मरणोपरांत आंखें भी दान की हुई है और सुभारती हॉस्पिटल का ब्लड बैंक में एक ऐसे शख्स का नंबर लिखा है कि जब भी कोई निसहाय आता है तो अमित को याद किया जाता है वहाँ। तो मेरी तो भावना ही मदद करने की है और मुझे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे किसी पैसे का लोभ है कि मुझे इतने पैसे कमाने, मुझे वो करना। लोगों के काम हो तो मुझे उस मदद को करें, मुझे अंदर से खुशी मिलती है।